ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आवाज क्लियर आ रही है? कहीं पे कोई इशू तो आप प्लीज एक बार यहाँ पे चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हैं। कोई इशू तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लवप्रीत, निशा, हरदीप, अमनदीप, अशांपर, राजप्रीत, खुशप्रीत और मधु। ओके, सो लास्ट हमने स्लाइड्स किए थे इसमें, तो उसमें कुछ एक स्लाइड्स आपके कंप्लीट थे। ये आपका जो स्लाइड नंबर है दिस इज 77 आई थिंक। तो अभी हमारे पास जो अक्टूबर के करंट अफेयर चल रहे हैं ये लगभग 15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो गए, 12 अक्टूबर तक के तो कंप्लीट है। सो ये 20 अक्टूबर तक जाएंगे, देन नेक्स्ट क्लास में हम 21 से 31 तक। सो आपके पास जो पहला करंट अफेयर है दिस इज रिगार्डिंग यूनिफाइड जीनोमिक चिप। सिंपल इसमें यूनिफाइड जीनोमिक चिप का मतलब क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के अगर आप देखें तो कैटल्स हैं, रूमिनेंट्स हैं, और ये जो रूमिनेंट्स हैं ये आप यूज करते हैं फॉर एग्जांपल कैटल इंडस्ट्री में आपके पास गुड क्वालिटी के आपके पास ब्रीड्स हो या वेराइटीज हो, उसके लिए ये अभी यूनिफाइड जीनोमिक चिप की इन्होंने बात की है। सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया launched 2 programs of the animal husbandry department for the benefit of livestock, that is indigenous sex sorted semen and unified genomic chip। तो सिंपल जितने भी टाइप के आपके पास बुल्स हैं या फिर कैटल्स हैं उनका एक प्रॉपर डाटा हो जिसके थ्रू आप जो सिलेक्शन करना चाहते हैं डोमेस्टिकेट करने के लिए एनिमल्स को या रोमिनेंट्स को, उनके लिए आप गुड क्वालिटी के बुल या कैटल को यहाँ पे उसको सोर्ट कर सकते हो। तो इनके लिए एक यूनिफाइड इकोनॉमिक चिप बनाई जा रही है। सो नेक्स्ट है अबाउट यूनिफाइड जीनोमिक चिप। इट इज एम्ड एट हेल्पिंग फार्मर्स आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी कैटल अर्ली एंड एनहांस डेयरी फार्मिंग एफिशिएंसी इन इंडिया। तो अगर किसी फार्मर को एक अच्छी क्वालिटी का उच्च गुणवत्ता का अगर कोई ऐसा कैटल चाहिए है और उसको अपनी फार्मिंग डेयरी फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन या फिर आप कह सकते हैं डेयरी फार्मिंग में उसको अच्छे से परफॉर्म करना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो उसके लिए यहाँ पे अगर यूनिफाइड जीनोमिक चिप रहेगी तो इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं गुड क्वालिटी के यहाँ पे एनिमल्स को। नेक्स्ट है द चिप कम्स इन 2 वर्जन्स। तो ये 2 प्रकार की चिप्स हैं। पहला है आपके पास गाउ चिप्स फॉर कैटल एंड दी महिष चिप फॉर दी बफेलो। तो अगर आपके पास कैटल्स हैं तो कैटल में भी आपके पास इन्होंने कैटेगरी कर रखी है कि ये 2 टाइप के वर्जन में आएगा। एक आपके पास है गाउ चिप दैट इज ओनली फॉर दी कैटल, दैट इज आप कह सकते हैं कि गाय के लिए। दूसरा आपके पास है दैट इज फॉर बफेलो, दैट इज महिष चिप। सो इट इज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फिशरीज। सो ये जो चिप बनाया है या फिर इसके ऊपर जो काम किया है यूनिफाइड जीनोमिक चिप के ऊपर, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और मिनिस्ट्री भी सेम ही, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। तो उनके लिए ये यहाँ पे प्रोग्राम चलाया गया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा मंथ, तो आपको पूरी की पूरी जो पीडीएफ है आपको दिख रही है ये आपको सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट पर्पस की अगर हम बात करें तो पर्पस ऑफ दिस चिप इज टू हेल्प फार्मर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन एनिमल सिलेक्शन बाय आइडेंटिफाइंग यंग हाई क्वालिटी बुल्स एट दी अर्ली एज। तो अगर किसी फार्मर को बुल चाहिए है या कोई भी ऐसा कैटल चाहिए तो वो अर्ली स्टेज पे अगर लेना चाहता है, मतलब उसकी छोटी एज से ही लेना चाहता है, सो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है, क्वालिटी भी यहाँ पे चेक कर सकता है। बेनिफिट क्या है? द चिप इज टेलर्ड फॉर इंडियन कैटल ब्रीड्स एंड विल हेल्प इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द कैटल एंड एनहांस द डेयरी फार्मिंग सेक्टर। तो कह रहे हैं कि जो ये चिप बनाई गई है मैक्सिमम इसमें आपकी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, जो आपकी भारत की खुद की ब्रीड्स हैं, जो किस्में हैं भारत की, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है सो दैट जो आपका कैटल की क्वालिटी है उसको भी ठीक किया जाए और जो डेयरी फार्मिंग आपका है उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सके सो दैट फार्मर्स की इनकम इससे बढ़ती जाए। नेक्स्ट आपके पास है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। सो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इसे ITU ने करवाया, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। उन्होंने ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इसको इन्होंने एक टाइप से हेल्ड करवाया या फिर इस चीज को यहाँ पे इन्होंने होस्ट करवाया। सो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन विल बी हेल्ड इन दिल्ली फ्रॉम October 14 to
October 2024. So लास्ट ईयर 2024 के अक्टूबर में 14 तारीख से लेके 24 तारीख तक इन्होंने कहा था कि एक आपकी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली होगी, जो कि दिल्ली मतलब इंडिया उसको होस्ट करेगा, राइट। अब इट इज अबाउट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। तो ये असेंबली काम करते क्या है, इस पूरी की पूरी असेंबली का काम क्या है? सो इट हैज बीन हेल्ड एवरी 4 years सिंस 2002। तो ये जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन आपकी असेंबली है, ये हर 4 साल में एक बार असेंबली ये यहाँ पे करवाई जाती है, इसको होस्ट करवाया जाता है, राइट। इट सर्व्स एज ए गवर्निंग कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो जो आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, उसके स्टैंडर्ड्स को, उसके जो आपके मानक हैं, जो उनके मानदंड हैं, उनको ये एक टाइप से वहां पे हेल्ड करवाता है। सो टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अंदर ही काम करता है, ये आईटीयू के अंदर ही वर्क करता है। इट इज वन ऑफ द 3 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो आपका जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जितने भी आपकी कॉन्फ्रेंसेस कराता है, उनमें से 3 जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस है, जिसमें से एक कॉन्फ्रेंस है वो आपकी स्टैंडर्डाइजेशन आपकी असेंबली है। इवेंट में क्या है, दे सेट ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। सिंपल। तो आपको टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में कौन से आपको स्टैंडर्ड रखने चाहिए, कौन सी आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वो यहाँ पे मेन फोकस रखा जाता है। सो जो इस साल का आपका मतलब लास्ट ईयर का जो आपका आईटीयू का वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड अथॉरिटी का जो मीटिंग हुआ न्यू दिल्ली में, इन्होंने ज्यादातर यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम की बात की। और लास्ट ईयर हमने देखा कि भारत मंडपम, ये बहुत न्यूज में था न्यू दिल्ली में, तो वहां पे इस पूरी की पूरी असेंबली को करवाया गया। और यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम की बात करें तो है क्या ये, यहाँ पे ये पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन कौन सी नई पॉलिसी, नई नीतियां लाने की जरूरत है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स रखने की जरूरत है, और जो भी आपके टेक्निकल एप्लीकेशंस हैं, राइट, आपको तकनीकी रूप से कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो ये पूरा का पूरा टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र के ऊपर में बात करते हैं। आईसीटी के ऊपर बात करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो सिंपल, आईटीयू ने इस आपकी असेंबली को यहाँ पे हेल्ड करवाया। नेक्स्ट आपके पास जो स्लाइड है, दैट इज रिलेटेड टू ओनली आईटीयू की आईटीयू है क्या, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। सो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, राइट। तो ये यूएन के अंडर काम करता है आपका आईटीयू, और इनका मेन काम जो है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। सिंपल, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, और ये यूएन के अंडर सबऑर्डिनेट एक एजेंसी है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1865 में। तो 1865 से इसकी स्थापना की गई है। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। तो पहले टेलीग्राफ चलते थे, देन उसका नाम पहले था टेलीग्राफ यूनियन, लेटर इसका नेम चेंज कर दिया गया, देन इट वाज नेम्ड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। 1947 में आईटीयू बिकेम द स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर द यूएन। तो 1947 में इसका नेम चेंज किया गया है, तब से ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर ही काम करती है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि ग्लोबल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो है ये सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो इसका पार्ट है, और ये मल्टीपल कंट्रीज के साथ में और मल्टीपल प्राइवेट सेक्टर के साथ में भी ये कोऑर्डिनेशन रखता है, सो दैट ये जो ग्लोबल आपका टेलीकम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी सर्विसेज सभी कंट्री को और सभी प्राइवेट कंपनीज को दी जा सके। मेंबर की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 193 मेंबर है। तो अगर हम आईटीयू के मेंबर्स की बात करें, इसमें कौन कौन से कंट्रीज या कितने नंबर है कंट्रीज का जो कि इसका पार्ट है, तो लगभग 193 कंट्रीज इसका पार्ट है। लगभग 1000 से ज्यादा प्राइवेट कंपनी या फिर आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। यूनिवर्सिटीज और कुछ एक इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसका पार्ट है। सो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कंट्रीज भी हैं, कंपनीज भी हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज भी हैं, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसका पार्ट है। अब सिंपल काम क्या है इनका, दैट इज फंक्शन। फर्स्ट इज एलोकेट ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट। तो हमने जब आईसीटी पढ़ा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक में, तो वहां पे एक आपके पास ये टॉपिक था, पूरा का पूरा चैप्टर था। तो वहां पे हमने देखा कि भारत में जितना भी आपको ये स्पेक्ट्रम दिया जाता है, स्पेक्ट्रम अलॉट करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन।
तो इंडिया में अगर हम बात करें कि स्पेक्ट्रम या वेवलेंथ कि आप कितना डाटा, फॉर एग्जांपल कंपनी लाइक एयरटेल, जियो, तो इनको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है कि ये 4G आपको दे सकते हैं कि नहीं, 5G दे सकते हैं कि नहीं, 6G दे सकते हैं कि नहीं, तो वो स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि आपके पास वेवलेंथ कितनी है, आपकी कंपनी कितनी ज्यादा एरिया तक फैली हुई है, कितनी ज्यादा रेंज तक आपको इंफॉर्मेशन, सॉरी आपको इंटरनेट की सुविधा दे सकती है। तो दैट इज, ये इसको जो अलॉट करते हैं इंडिया में वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। बट इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो जो ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम या फिर सैटेलाइट ऑर्बिट का जो स्पेक्ट्रम दिया जाता है वो ITU देता है। कोऑर्डिनेशन एंड सेटिंग ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन, तो ये कोऑर्डिनेट करता है किसी भी प्रकार का अगर स्टैंडर्ड रखना है टेलीकम्युनिकेशन में या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, अगर कोई नए स्टैंडर्ड्स लेके आने हैं, कोई नई तकनीक लेके आनी, तो उसमें ये कोऑर्डिनेशन करता है इन सभी के साथ, चाहे वो आपकी कंट्रीज है, कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इट वर्क टू इंप्रूव एक्सेस टू ICT इन अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। तो पूरे विश्व भर में जहां पे लोगों को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक टाइप से सर्विसेज अभी तक पहुंची नहीं है, तो वहां पर ये पहुंचाने का काम करता है, और अगर वहां पे कोई तकनीकी खराबी है तो उसको इंप्रूवमेंट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है इंडिया एंड ITU, भारत और ITU के कैसे यहाँ पे संबंध है। सो इंडिया हैज बीन एक्टिव मेंबर ऑफ द ITU सिंस 1869, तो 1865 में ये बना है, और उसके 4 साल बाद से भारत जो है इसका एक एक्टिव मेंबर है। एंड इट हैज बीन अ रेगुलर मेंबर ऑफ द ITU काउंसिल सिंस 1952, तो जब से ITU काउंसिल बनी है तब से भारत इसका मेंबर है, और जब से ITU बना है तब से भारत इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑनलाइन स्टूडेंट इसमें पे पूछ रहे थे कि लास्ट क्या होता, लास्ट जो है आपका वो करंट अफेयर था, सेम अक्टूबर का ही। हाँ जी, जतिन सर ने अभी की है सेट आपकी, ये स्क्रीन, और स्क्रीन अच्छी दिख रही है आपको। आंसर्स आप उसमें लिख सकते हैं 300, 250 से 300 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, जो आपके करंट अफेयर का मेंस का क्वेश्चन है। 250 to 300 इतनी बतेरे है वर्ड्स, इतना लिखना आपने। नेक्स्ट है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन का सिंपल मीनिंग क्या है? ऐसा कार्बन जो कि प्रॉपरली कंबशन नहीं होता, जिसका, ऐसा कार्बन जिसका प्रॉपर कंबशन नहीं होता, मींस दिस इज हाफ कंबशन, जो कि अभी आधा ही जला होता है, और ये कार्बन जो है आपके लिए हानिकारक है। जैसे कि लैंप सामने दे रखा है कि एक बच्चा जो है वो लैंप की रोशनी में पड़ रहा है, राइट, ABCD लिख रहा है, तो सिंपल समझिए आप कि जो ये ब्लैक कार्बन है दिस इज वेरी हार्मफुल। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी, इंडियाज रिलायंस ऑन केरोसिन लैंप्स या केरोसिन बेस्ड लैंप्स अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द टोटल रेजिडेंशियल ब्लैक कार्बन एमिशन। ये कह रहे हैं कि अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है, एक अध्ययन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भारत में जो केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल से चलने वाले जो आपके लैंप्स हैं, ये लगभग अभी भी जो आपके घरों में रेजिडेंशियल जो आपका कार्बन एमिशन है उसका 10% है। तो 10% जो आपके पास अभी जो ब्लैक कार्बन का धुआं है या फिर जो काला कार्बन यहाँ पे पैदा हो रहा है, वो लगभग बिकॉज ऑफ दीज लैंप्स, जो कि अभी भी रेजिडेंशियल, मतलब लोग अपने घरों में अपने आवास स्थान पे यूज कर रहे हैं, तो 10% ये ब्लैक कार्बन का एमिशन सिर्फ और सिर्फ घरों से ही होता है। अब ब्लैक कार्बन होता क्या है उसके बारे में, व्हाट इज ब्लैक कार्बन? सो इट इज कॉमनली नोन एज सूट और कंपोनेंट ऑफ फाइन पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन। तो इसमें आप देखेंगे तो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, सिंपल। पार्टिकुलेट मैटर का सिंपल क्या मीनिंग है? दिस इज द पार्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर का सिंपल मीनिंग इज दीज आर दी डस्ट पार्टिकल्स या फिर पॉल्यूटेंट्स। सो ब्लैक कार्बन जो है दिस इज दी एक टाइप से आपका पॉल्यूटेंट जो कि हाफ बर्न्ड है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल। तो जब कभी कोई ईंधन या कभी कोई फ्यूल प्रॉपरली जलता नहीं है, हाफ आपका इनकम्प्लीट उसका कंबशन होता है, या फिर किसी लकड़ी का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो उससे ये फॉर्म होता है ब्लैक कार्बन। A process which also creates carbon dioxide, carbon monoxide and volatile organic compound। तो जब ये हाफ फ्यूल जलता है, हाफ वुड जलता है, तो उससे हाफ कंबशन के कारण, इनकम्प्लीट कंबशन के कारण देयर इज emission of carbon dioxide followed by carbon monoxide and then there is
समथिंग दैट इज कॉल्ड persistent organic pollutants या फिर volatile organic compounds। तो ये सारे के सारे इसमें pollutants इससे बाहर निकलते हैं। Most black carbon emissions in India arise from burning of biomass such as cow dung, straw, traditional cook straw। तो सिंपल कह रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो ब्लैक कार्बन के एमिशन होते हैं, इसके आपके पास कारण है पहला बर्निंग ऑफ बायोमास, जैसे कि हम स्टबल बर्निंग करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाया जाता है आपकी खबरों में भी, दैट इज पराली का जलाना, दैट इज एक टाइप से बर्निंग ऑफ दी बायोमास। दूसरा सच एज काउ डंग, कई गोबर के उपले भी जलाते हैं, राइट, और उनको जलाने के बाद ये ट्रेडिशनल कुक स्टोव मतलब चूल्हे में भी जलाया जाता है, तो उससे भी ब्लैक कार्बन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा निकलता है। इट हैज वार्मिंग इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट दैट इज 460 to 1500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दी CO2। तो कह रहे हैं कि जो ब्लैक कार्बन है इसकी इतनी ज्यादा पावर है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को और ब्लैक कार्बन को यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो ये 460 से लेके 1500 गुना ज्यादा फास्ट या फिर स्ट्रॉन्ग है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए या फिर क्लाइमेट को गर्म करने के लिए अपना प्रभाव डाल सकता है। सो इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे, इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे आपके ऊपर ब्लैक कार्बन के, तो यहाँ पे दे रखे हैं पॉइंट्स। What are the impacts on the environment and human health of this carbon, black carbon? So it warms the atmosphere because it is very effective at absorbing light। तो क्योंकि ब्लैक कार्बन जो है सबसे ज्यादा हीट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है, सो ये एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगा, आपके वायुमंडल को बहुत ज्यादा गर्म कर देगा, एटमॉस्फेयर को गर्म करेगा। इट एक्सासर्बेट द वार्मिंग ऑफ द एयर सरफेसेस in region where it is concentrated, altering weather patterns and ecosystem cycle। तो ये जो है हवा को भी गर्म कर देता है, साथ साथ में जिस एरिया में ये पाया जाता है उस सरफेस को, उस जगह को, उस लैंड मास को भी गर्म कर देता है। और जितना भी आपका जो मौसम है उसमें मौसम में बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं, वेदर जो है बहुत ज्यादा चेंज होता है, वेदर पैटर्न चेंज होता रहता है। और इकोसिस्टम साइकिल जो है, राइट, जो आपके डिफरेंट टाइप की इकोसिस्टम साइकिल का सिंपल मीनिंग क्या है कि अल्टरनेट इसमें आपको मौसम देखने को मिलेगा। सर्दी के समय थोड़ा हीटेड दिख रहा है, जब हीट होना चाहिए तब उस टाइम पे बारिश हो रही है, तो सारा का सारे इसमें वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है। इट लास्ट ओनली डेज टू वीक्स इन द एटमॉस्फेयर बट हैज सिग्निफिकेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, स्नो, आइस, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। ये करें कि ये जो आपका ब्लैक कार्बन है रहता है ये कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक ही एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ये कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक ही रहता है, बट इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, चाहे डायरेक्ट पड़े चाहे इनडायरेक्ट पड़े। इससे क्या होगा, क्लाइमेट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, स्नो आइस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, एग्रीकल्चर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। भले ही थोड़े समय तक रहता है बट लॉन्ग टर्म के लिए इंपैक्ट डाल के जाता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस क्लाउड फॉर्मेशन एंड इम्पैक्ट रीजनल सर्कुलेशन एंड रेनफॉल पैटर्न। तो जब ये धुआं इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, सनलाइट डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रही है अर्थ के ऊपर, तो फोटोसिंथेसिस को रोकता है, क्लाउड फॉर्म नहीं हो पाता है क्योंकि ये क्लाउड कंडेंसेशन को रोक देता है। ऑल्सो जो आपका रेनफॉल का पैटर्न है उसको भी चेंज कर देता है। तो इसके मल्टीपल आप देखेंगे कि है थोड़े समय के लिए, बट ब्लैक कार्बन मल्टीपल तरीकों से इंपैक्ट डालता है आपकी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर और वेदर पैटर्न के ऊपर। सूट का सिंपल मीनिंग है कि एक टाइप से आधा जला हुआ, एक टाइप से धुआं ही होता है ये सूट जो है, इट इज अ टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं ऐश, तो आपका दूसरा आ गया पॉइंट, काइंड ऑफ स्मोक कह सकते हैं, बट सूट जो है दिस इज, सूट मीन्स हार्मफुल गैसेज जब आपकी एयर के साथ मिल जाती है तो उससे सूट बनता है। हार्मफुल गैसेज या फिर क्लाउड ऑफ हार्मफुल गैसेस, उसे आप कहेंगे सूट। इससे काला धुआं निकलता है जब भी किसी प्लास्टिक को जा रहे हैं कुछ, दैट इज सूट। नेक्स्ट, व्हाट इज निक्षय पोषण योजना? निक्षय, क्षय मतलब, क्षय क्या होता है, क्षय रोग, उसके लिए क्षय क्या होता है बताइए? टीबी, खांसी जब ज्यादा होती है तो उसको क्षय रोग कहते हैं हिंदी में, प्योर हिंदी में। सो निक्षय पोषण योजना, सो गवर्नमेंट ने, निक्षय मीन्स टीबी पेशेंट्स ना, जिनको ब्रोंकाइटिस है ना, उनके लिए सरकार ने स्कीम चलाई है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज डबल्ड द मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट अंडर निक्षय पोषण योजना फ्रॉम एग्जिस्टिंग 500 to 1000 पर मंथ फॉर ऑल पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ऐसे रोगी या ऐसे मरीज जो कि टीबी से ग्रसित हैं
उनको सरकार उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके पोषण के लिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना चला रखी है। पहले इसमें 500 रुपया पर मंथ दिया जाता था उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको गवर्नमेंट ने अभी डबल कर दिया, 500 से 1000 कर दिया है। अब नेक्स्ट है निक्षय पोषण योजना। ये योजना है क्या, राइट? सो निक्षय पोषण योजना वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, इसको सरकार ने चलाया है। और इस स्कीम को अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहाँ पे मूव करता है। दिस इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब इसमें सेंटर का शेयर इज ज्यादा, राइट? सेंटर का इसमें शेयर ज्यादा रहेगा। एंड इट कवर्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो भारत सरकार का जो नेशनल हेल्थ मिशन है, दैट इज NHM, जो कि 2018 से चल रहा है, उसके अंडर ही इसको कवर किया गया है। और ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें सेंटर का शेयर ज्यादा है, सेंटर गवर्नमेंट का शेयर इसमें ज्यादा रहता है। नेक्स्ट, इट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT स्कीम, दैट इज डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर करती है। आपको KYC कराना पड़ेगा, आधार लिंक करवाना पड़ेगा, देन डायरेक्ट आपको पैसा आता है। अंडर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो ये जो आपका सरकार का प्रोग्राम है, दैट इज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसके अंडर इनको DBT के थ्रू, ये स्कीम के थ्रू इनको बेनिफिट मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। तो जितने भी लोग TB से ग्रसित हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, उनको पोषण प्रदान करना, ये सरकार की मेन इसमें ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है बेनिफिशियरीज। कौन कौन इसमें बेनिफिट ले सकता है? सो ज्यादातर उन्हीं लाभार्थी कौन है इसके, उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो TB से ग्रसित है, सिर्फ उन्हीं के लिए। और नोटिफाइड मीन्स इनको अपना एक टाइप से रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी, ऑल पेशेंट्स विद TB हु आर नोटिफाइड टू द गवर्नमेंट और आफ्टर April 1, 2018, including those who are already being treated for TB, are eligible for financial initiative. Simple. So ऐसे TB पेशेंट जिन्होंने सरकार को पहले नोटिफाई कर दिया, मतलब बता दिया है, या फिर ऑन और आफ्टर April 1, 2018 से पहले या उसके बाद जितने भी TB से भी ग्रसित है, उन लोगों को इसके थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है। टू बी एलिजिबल फॉर द इंसेंटिव, पेशेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द निक्षय पोर्टल। तो उनको निक्षय पोर्टल पे जाके एक टाइप से रजिस्टर करना पड़ता है। अब इसको 1000 कर दिया गया है, और इसमें और कुछ खास है। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कैश ओनली इन DBT, तो ऑनलाइन ही आता है, आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट में। इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस दी ऑल स्टेट्स एंड ड्यूटीज। तो भारत के सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू किया हुआ सरकार ने, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, निक्षय पोषण योजना। नेक्स्ट है आपके पास एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। बट आर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, दैट इज बर्गर। अ डाइट रिच इन एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, दैट इज एज advanced glycation and products is among leading causes of India being world's diabetic capital, notes a first of its kind clinical trial finding published recently। तो रिसेंटली एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ जहां पे ये पाया गया कि जितने भी आपके ये फास्ट फूड हैं, इसमें ज्यादातर आपको एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। और ये जो केसेस हैं वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा माने जाते हैं। और इसीलिए इन्होंने टाइटल दे दिया इंडिया को कि इंडिया जो है वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल है। मतलब डायबिटीज का जो कैपिटल है, जो राजधानी है पूरे वर्ल्ड की, दैट इज इंडिया। मतलब डायबिटीज के केसेस सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इन्होंने ये टाइटल दिया है। और ये रिपोर्ट के थ्रू है। इन्होंने बोला कि इस फूड में कोई भी डाइट जिसमें एज ज्यादा पाया जाता है, दैट इज एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा पाया जाता है, तो ये डायबिटीज की तरफ लेके जाएगा, मधुमेह रोग की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट, advanced glycation and product. Age means it is also known as glycotoxin. These are harmful molecules formed by glycation and oxidation of lipids and proteins. तो एज क्या है? एक ग्लाइकोटॉक्सिन है, मींस इसमें आप सिंपल समझिए ग्लाइकोजन जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, राइट? शुगर बढ़ जाएगा। और ये टॉक्सिक है, ये शुगर टॉक्सिक है क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है। ये हार्मफुल मॉलिक्यूल है। और इसमें जो आपका ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब फैट और प्रोटीन दोनों ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी। ग्लाइकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अदर मॉलिक्यूल्स विद शुगर। तो जब अदर मॉलिक्यूल ऑफ शुगर किसी अदर पार्ट से मिलते हैं, दैट इज ग्लाइकेशन। और ऑक्सीडेशन क्या है?
process of combining molecule with oxygen, right? So age are formed in your body by metabolism, but the major source of age is food. मैक्सिमम जो एज है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो हैं ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ही होते हैं, मतलब बॉडी की जो प्रक्रियाएं हैं उनके थ्रू ही होता है, बट ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये इसका जो मेजर सोर्स है दैट इज फूड, जो आप खाना खाते हैं उसी से ज्यादातर ये बनता है। कर देते हैं, जूम कर देते हैं, ठीक है जी। ज्यादातर ये बॉडी के अंदर बनता है मेटाबॉलिज्म से, बट कुछ एक केसेस में ये फूड से भी बनता है, राइट। फर्स्ट पॉइंट, दे आर फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय ग्रिलिंग, टोस्टिंग, रोस्टिंग, रोलिंग, फ्राइंग एंड अदर टेम्परेचर कुकिंग। तो ग्रिल्ड फूड खाते हैं, टोस्ट करके खाते हैं, रोस्ट करके खाते हैं, ब्रॉयलर खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं। तो ये हाई टेम्परेचर पे जब कुकिंग की जाती है तो हाई कुक्ड फूड जो है वो आगे चलकर इस चीज को लेके आता है। टोबैको यूज इज अनदर सोर्स ऑफ एज। तो टोबैको जो है वो भी एक टाइप से अदर सोर्स है एज का। एज प्रोडक्शन इन द बॉडी इंक्रीजेस विद एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एज बढ़ता है। एज इज एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। तो ये उम्र के साथ बढ़ता जाता है। एज प्रोडक्शन इन द बॉडी इंक्रीजेस विद एज। व्हाई एज हार्मफुल? ये बोले कि समय के साथ या फिर उम्र के साथ ये आपका एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बढ़ता है। तो उसके क्या कारण है और ये हार्मफुल क्यों है? एज आर प्रेजेंट इन द बॉडी एट ऑल टाइम, एट लो लेवल दे डोंट कॉज सिग्निफिकेंट इंजरी। तो ये हर समय आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वैसे एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, बट जब ये कम मात्रा में होते हैं, लो लेवल पे होते हैं, निम्न स्तर पे होते हैं, तो ये कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इंजरी नहीं करते। हाउएवर दे कॉजेस सेल एंड टिश्यू डैमेज व्हेन दे रीच हाई कंसंट्रेशन। जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये सेल या टिश्यू को कॉज कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। एज कंबाइंड विद receptors located at blood vessels and several other organs to cause damage to organ system। तो जो एज है अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो अदर रिसेप्टर्स जो है उनके साथ मिलकर ये ब्लड वेसल मतलब रक्त धमनियां और जो आपके अदर जितने भी आपके ऑर्गन्स है और भी बॉडी के जितने भी आपके अंग हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। तो मतलब ये ऑर्गन डैमेज का भी काम करते हैं, ब्लड वेसल डैमेज का भी काम करते हैं। These compounds can impact the function of the protein within the cell, alter the behavior of hormones, cytokines, free radicals, modify the extracellular matrix between the cells। सिंपल कह रहे हैं कि अगर ये कंपाउंड बढ़ जाते हैं तो जो आपकी बॉडी में प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है या जो फंक्शन है प्रोटीन का उसको इम्पैक्ट करेंगे। जैसे कि डीएनए मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में जो भी आपके पास रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर प्रभाव डालेंगे। ऑल्सो आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं, उनको कभी बढ़ा देंगे, कभी कम कर देंगे, उनको रप्चर कर देंगे। साइटोकाइंस को मतलब आपकी जो सेल रिपेयर की जो आपकी एक बॉडी की कैपेसिटी होती है, राइट, उसको ये खराब करता है। फ्री रेडिकल जो होते हैं बॉडी में उनको खराब करता है। सो इन शॉर्ट ये पूरे के पूरे आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स को कम यूज करना चाहिए। ज्यादातर ये फूड से आते हैं जैसे कि फ्राइज हैं, टिक्की विद बर्गर है, ये कम खाना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। तो पूरे विश्व भर में कितने ज्यादा पानी के संसाधन हैं और उनका अभी क्या स्टेट है, मीन्स अभी उनकी क्या दशा है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई, दैट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिपोर्ट। दैट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, कि पूरे विश्व भर में कितने वाटर के रिसोर्सेज हैं और उनका अभी क्या स्टेटस चल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स report 2023, the year 2023 marked the driest year for global rivers in over 3 decades। तो पिछले 3 सालों में या 3 दशकों में अगर हम देखें तो 2023 जो है सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट ईयर रहा है, जिसमें बहुत सारी रिवर जो है उसमें अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट रही है रिवर जो है वो ज्यादातर सूखी रही है क्योंकि पानी बहुत कम रहा है। So इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इट इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2021। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स, ये रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट है, मतलब ये साल में एक बार निकाली जाती है, पब्लिश की जाती है मिनिमम। और इसको निकालता कौन है? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल
डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, राइट, आपका जो मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं WMO, ये रिपोर्ट निकालता है हर साल और ये रिपोर्ट 2021 से शुरू हुई है, राइट, बहुत रिसेंट। इट ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसिस्टेंट ओवरव्यू ऑफ वाटर रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड। तो पूरा का पूरा ये डाटा निकालते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व भर में अभी आपके जो पानी के संसाधन है या फिर आपके जितने जल स्रोत हैं उनकी अभी क्या दशा है। It is based on input from dozens of national meteorological and hydrological services and other organization and experts. सिंपल कह रहे हैं कि WMO रिपोर्ट कहाँ से लेता है, ये अलग अलग कंट्री के जो डाटा है और अलग अलग कंट्री के जितने भी आपके मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है या हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उनका डाटा लेते हैं, उसी को ये आगे रखते हैं। ये इनके पास इनपुट कहाँ से आती है, दर्जनों आपके पास जितने भी नेशनल मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल डाटास है उन्हीं को इकट्ठा करके उसका सर्वे करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। अब हाईलाइट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। सो हाईलाइट्स को देखिए, मेन चीजें। सो द ईयर 2023 मार्क्ड द ड्राइएस्ट ईयर फॉर ग्लोबल रिवर्स इन 33 ईयर्स। तो पिछले 33 सालों में सबसे ज्यादा जो कम पानी रहा है रिवर्स में, या फिर आप कह सकते हैं ड्राइएस्ट ईयर रहा है, दैट इज आपका 2023। उस समय पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है। लास्ट 5 consecutive years have recorded widespread below normal conditions for river flows with reservoir inflows following a similar pattern। ये कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में लगातार, पिछले 5 सालों से आपके पूरे विश्व भर में जितने भी आपका जो पानी नॉर्मल कंडीशन पे रहता था रिवर में, वो भी डाउन चला गया है। और साथ साथ में जो आपके रिजर्वोयर्स है, रिजर्वोयर मतलब जो भी आपके डैम के पीछे जो आपके लेक्स हैं, जैसे पोंग डैम के साथ में पोंग लेक है, तो वो उनमें भी अगर हम देखें तो रिजर्वोयर में भी पानी का जो स्तर है वो नीचे जा चुका है। Also, it notes that 2023 was also the second consecutive year in which all regions in the world with glaciers reported ice loss, year in which glaciers suffered from largest mass loss ever registered in the 50 years। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें रिवर्स की नहीं, तो इसमें कह रहे हैं कि ग्लेशियर का भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है और ये पिछले 50 सालों में जितना रजिस्टर्ड किया गया है उससे कहीं ज्यादा है। और ये 2023 में दूसरी बार हुआ है कि देयर इज largest mass loss of ice. More than 600 gigatons of water were lost across all glaciated regions of the world। तो पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी ग्लेशियर्स हैं उसका अगर हम प्रॉपर अगर हम बात करें तो 600 गीगाटन जो है आपका यहाँ पे आइस का लॉस हुआ है। लगभग 6 million, report says that 6 million people currently face inadequate access to water at least 1 month a year and this is expected to increase more than 5 billion by 2050। ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 6 बिलियन लोग जो हैं आपके वो एवरी मंथ एक inadequate access to water, मतलब इनको जितनी इनकी पानी की जरूरत है उससे कम इनको पानी मिलता है। और ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर है ये लगभग 5 बिलियन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा 2050 आते आते। सो वर्ल्ड इज फार ऑफ ट्रैक विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 ऑन वाटर एंड सैनिटेशन। तो आपके जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं, 17 आपके SDG गोल्स हैं, उसमें से आपका 6th गोल है, मतलब आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी को बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए और ये टोटल 17 गोल है अलग अलग एरियाज में। बट जो आपका 6th गोल है इट इज रिलेटेड टू वाटर एंड सैनिटेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के देयर आर 17 गोल्स, आउट ऑफ दैट 17 गोल जो 6 नंबर का जो गोल है दैट इज रिलेटेड टू वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये कह रहे हैं कि इसको भी अभी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रैक से बाहर जा रहा है। जितना हम सोच रहे हैं इसको सस्टेन करें उससे ज्यादा ये कहीं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, राइट। तो स्टेट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2023। WMO के चेयरपर्सन, देखिए इतना ज्यादा स्टैटिक अगर आपको पढ़ना तो आपको चेक करना पड़ेगा, बट यूपीएससी में आपसे इनके नाम नहीं पूछे जाते। व्हाट इज ट्रैकोमा? तो अब ये पहले आपका आ गया वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब आ गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक चीज में आपको अलग अलग दिखेगा। तो बीच में कभी कोई डिजीज आ जाएगी, फिर मिसाइल आ जाएगी, फिर कोई ज्योग्राफी का पार्ट आ जाएगा, तो ये मिक्स है हर एक चीज का। So what is trachoma? ये जनरल साइंस का आपका एक पार्ट है। So recently, World Health Organization, that is WHO, declared that Government of India has eliminated trachoma as a public health problem, becoming the 3rd country in the Southeast Asia region
टू अचीव दिस माइलस्टोन। तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही खुद अनाउंस किया और डिक्लेयर किया कि इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया है ट्रैकोमा बीमारी को, जो कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, मींस सार्वजनिक स्वास्थ्य एक टाइप से प्रॉब्लम है। ये चिंता का विषय था जिसको हमने बिल्कुल यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है और हम थर्ड कंट्री बने हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन को जिन्होंने इस माइलस्टोन को यहाँ पे रिसेंटली अभी अचीव किया। तो अभी ट्रैकोमा जो है भारत से खत्म हो चुका है। सो ट्रैकोमा क्या है? इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट दी आईज। तो एक टाइप से इन्फेक्शन है जिसके कारण आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटिस। तो इसको अगर हम बात करें बैक्टीरिया कौन सा यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटिस। और ये स्प्रेड कैसे होता है, ये फैलती कैसे बीमारी? हम देखो उसको आप कहते हैं आई फ्लू एक टाइप से। सो ये फैलता कैसे? इट इज कंटेजियस स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट विद आईज, आईलिड्स, नोज, थ्रोट, सिक्रीशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, लेफ्ट अनट्रीटेड कॉजेस इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। ये कह रहे हैं कि ज्यादातर कैसे फैलता है? जब आप किसी के संपर्क में आते हैं, जिस व्यक्ति को ये आई फ्लू या फिर ट्रैकोमा है, या उसकी आईलिड से या उसकी नोज से या उसके थ्रोट से अगर कोई भी सिक्रेशन होता है, तो इन्फेक्टेड पीपल अगर आपके संपर्क में आता है तो कम्युनिकेबल है, मींस आगे से आगे फैलता जाता है, वायरल है। एंड अगर आप ठीक नहीं करते हैं, दवाई नहीं लेते हैं, तो ये आपको आगे ब्लाइंडनेस की तरफ ले जा सकता है। तो इसीलिए ट्रैकोमा जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्मफुल है। नेक्स्ट, WHO has termed trachoma as neglected tropical disease, and its estimation says that 150 million people worldwide are affected by the trachoma. 6 million of them are blind or at risk of visually disabling complications. ये कह रहे हैं कि WHO ने कहा है कि जो ट्रैकोमा जो है एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है और लगभग एस्टिमेट ये है कि 150 मिलियन से ज्यादा लोग जो है पूरे वर्ल्ड में वो ट्रैकोमा से पीड़ित हैं या फिर अफेक्टेड हैं। एंड 6 मिलियन जो है वो उसके लिए कुछ इलाज ही नहीं कर रहे हैं और आने वाले समय में या तो वो ब्लाइंड हो सकते हैं या फिर उनका जो विजुअल डिसेबिलिटी है वो इनका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब ज्यादातर ये कम्युनिटीज में पाया जाता है दैट आर लिविंग इन दी पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन, जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी नहीं, ज्यादातर वहीं पे ये पाया जाता है। इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? भारत की सरकार ने इसके लिए कौन कौन सी पहल स्टार्ट की है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इन 1963। तो पहली बार जो यहाँ पे भारत में सरकार ने चलाया था कोई प्रोग्राम ट्रैकोमा के, दैट वाज नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इन 1963। लेटर ऑन ट्रैकोमा कंट्रोल एफर्ट्स वर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो पहले इसको उन्होंने ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम के नाम पे चलाया, देन बाद में इसको इंटीग्रेट कर दिया दूसरे प्रोग्राम के साथ जिसका नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। As a result, 2017, India was declared free from infected trachoma. However, surveillance continued for trachoma cases in all the districts of India from 2019 onwards till 2024. ये कह रहे हैं कि 2017 में डिक्लेयर कर दिया था कि भारत में जो ये आपका ट्रैकोमा का इन्फेक्शन है वो अभी खत्म हो चुका है, मतलब ये फ्री हो चुका है इंडिया। बट फिर भी उसके बाद निगरानी रखी गई और ये निगरानी कब तक कंटिन्यू रही? सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में 2019 से लेके 2024 तक। तो एंड में इन्होंने 2024 में जब पूरे केसेस को उन्होंने 5 साल तक यहाँ पे स्टडी किया, तब इन्होंने बाद में कहा कि वी आर टोटली फ्री फ्रॉम या वी हैव टोटली एलिमिनेटेड दिस डिजीज। तो इतना इनफ है, बाकी बाद में आप देख लीजिएगा, इतना ही इनफ है क्योंकि नीचे बहुत स्टोरी लिख रखी है। नेक्स्ट है मेस ऑब्जर्वेटरी, और ये जो मेस ऑब्जर्वेटरी है वो एक जगह है, जगह जिसका नाम है हैनली इट इज इन लद्दाख रीजन। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है और ऑब्जर्वेटरी को लगाया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन इट वर्क्स अंडर प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही काम करता है। सो रिसेंटली मेस ऑब्जर्वेटरी has been inaugurated by the Secretary of Department of Atomic Energy and Chairman of the Atomic Energy Commission. तो जो DAE that is Department of Atomic Energy के जो सेक्रेटरी हैं और जो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, उन्होंने मिलकर इसका उद्घाटन किया है हेनली
लद्दाख में। सो अभी आप देख सकते हैं दिस इज लद्दाख का पिक्चर, यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है। सो मेज की फुल फॉर्म इज मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज the full form Major Atmospheric Cherenkov Experiment Observatory is the largest imaging Cherenkov telescope in Asia। तो ये एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है, जिसको अभी लद्दाख में इन्होंने सिचुएट किया है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये 4300 मीटर पे लगाया गया, 4300 मीटर एल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल। तो समुद्र तल से इसको लगभग 4300 मीटर एल्टीट्यूड पे ऊंचाई पे हेनली लद्दाख में इसको लोकेट किया गया है। इट इज एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी। तो एशिया का सबसे बड़ा और पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मतलब लोकेशन पे रखा गया एक ऑब्जर्वेटरी है। इसका मेन काम क्या है? टू फोस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एडवांसिंग इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू स्पेस रिसर्च, bolstering India's position in the global scientific community। सिंपल, ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जा सके मल्टीपल कंट्रीज के साथ फॉर द इमेजिंग ऑफ स्पेस, और दूसरा ये स्पेस रिसर्च को बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में, पूरे विश्व भर में जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें भारत का नाम ये ठीक है।